दिन दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाहों ने अधिकार दिए और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी जड़ें कैसे मजबूत की। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज हेक्टर 24 अगस्त 1608 को व्यापार के लिए गुजरात के सूरत तट पर पहुंचा था। इस जहाज का कप्तान विलियम हॉकिंस था। उस समय कोई यह नहीं जानता था कि व्यापार के लिए आई यह कंपनी करीब 200 वर्ष तक भारत पर राज करेगी। 16वीं सदी का वह आखिरी साल था। उस समय दुनिया के कुल उत्पादन का एक चौथाई माल भारत में तैयार होता था। इसी वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तब भारत के तख्त पर मुगल बादशाह अकबर की हुकूमत थी। वह दुनिया के सबसे दौलतमंद बादशाहों में से एक थे। दूसरी तरफ उसी समय ब्रिटेन गृह युद्ध से उभर रहा था। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था खेतीबाड़ी पर निर्भर करती थी और ब्रिटेन में विश्व के कुल उत्पादन का 3% ही माल तैयार होता था। ब्रिटेन में उस वक्त महारानी एलिजाबेथ प्रथम की हुकूमत थी। उस समय यूरोप की प्रमुख शक्तियां पुर्तगाल और स्पेन व्यापार में ब्रिटेन को पीछे छोड़ चुकी थी। व्यापारियों के रूप में ब्रिटेन के समुद्री लुटेरे पुर्तगाल और स्पेन के व्यापारिक जहाज़ों को लूटकर ही संतुष्ट हो जाते थे। इसी दौरान ब्रिटेन के एक घुमंतू व्यापारी राल्फ फिच को हिंद महासागर, मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया की व्यापारिक यात्रा करते हुए भारत की समृद्धि के बारे में पता चला। राल्फ फिच की यह यात्राएं इतनी लंबी थी कि उसे ब्रिटेन लौटने से पहले ही मृत मानकर उसकी वसीयत को लागू कर दिया गया था। पूर्व की दिशा से मसाले हासिल करने के लिए लेवेंट कंपनी दो नाकाम कोशिश कर चुकी थी। भारत के बारे में राल्फ फिच की जानकारी के आधार पर एक अन्य घुमंतू जेम्स लेकेस्टर सहित ब्रिटेन के 200 से अधिक प्रभावशाली और व्यावसायिक पेशेवरों को इस दिशा में बढ़ने का विचार आया। उन्होंने 31 दिसंबर सन 1600 को एक नई कंपनी की नींव डाली और महारानी एलिजाबेथ से पूर्व एशिया में व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया। इस कंपनी के वैसे कई नाम थे, लेकिन इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। शुरुआती सालों में दूसरे क्षेत्र में यात्रा करने के बाद 24 अगस्त 1608 में कप्तान विलियम हॉकिंस ने भारत के सूरत बंदरगाह पर अपने जहाज हेक्टर का लंगर डालकर ईस्ट इंडिया कंपनी के आने का ऐलान कर दिया। हिंद महासागर में ब्रिटेन के व्यापारिक प्रतिद्वंदी डच और पुर्तगाली पहले से ही मौजूद थे। तब किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया होगा कि यह कंपनी अपने देश से 20 गुना बड़े दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक और उसकी लगभग एक चौथाई आबादी पर सीधे तौर पर शासन करने वाली है। तब तक बादशाह अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। उस समय में संपत्ति के मामले में केवल चीन के मिंग राजवंश के बादशाह ही अकबर की बराबरी कर सकते थे। इतिहासकार विलियम डेल के अनुसार हॉकिंस को जल्द ही एहसास हो गया था कि 40 लाख मुगलों की सेना के साथ वैसा युद्ध नहीं किया जा सकता जैसा कि उस समय यूरोप में हो रहा था। इसलिए भारत में उसे मुगल बादशाह जहांगीर की इजाज़त के साथ साथ सहयोग की भी जरूरत थी। कम पढ़े लिखे हाकिम्स को जहांगीर से व्यापार की अनुमति प्राप्त करने में सफलता नहीं मिली। कंपनी की पहली भारतीय फैक्ट्री 1611 में बंगाल की खाड़ी के आंध्र प्रदेश तट पर मछलीपट्टनम में स्थापित की गई और दूसरी कंपनी 1615 में सूरत में स्थापित की गई। भारत में उतरने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बताए गए उच्च मुनाफे ने शुरुआत में जेम्स प्रथम को इंग्लैंड में अन्य व्यापारिक कंपनियों को सहायक लाइसेंस देने के लिए प्रेरित किया। हालांकि 1609 में जेम्स प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को अनिश्चित काल के लिए नवीनीकृत कर दिया, लेकिन इस शर्त के साथ कि यदि व्यापार लगातार 3 वर्षों तक लाभहीन रहा तो इसे रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद 1615 में जेम्स प्रथम ने संसद के सदस्य और राजदूत थॉमस रो को शाही दूत के रूप में मुगल बादशाह जहांगीर, जिनका शासनकाल 1605 से 1627 तक था, से मिलने का निर्देश दिया।
थॉमस रो 1615 में मुगल राजधानी आगरा पहुंचे। उन्होंने मुगल बादशाह जहांगीर को बहुमूल्य उपहार भेंट किए, जिसमें शिकारी कुत्ते और उनकी पसंदीदा शराब थी, जिससे एक वाणिज्यिक संधि की व्यवस्था की जा सके, जो कंपनी को सूरत और अन्य क्षेत्रों में रहने और कारखाने स्थापित करने के लिए विशेष अधिकार प्रदान करेगी। बदले में कंपनी ने मुगल सम्राट को यूरोपीय बाजार से सामान और दुर्लभ वस्तुएं प्रदान करने की पेशकश की। ये मिशन बेहद सफल रहा, लेकिन पहले ब्रिटेन के साथ संबंध बनाना जहांगीर की प्राथमिकता में नहीं था। थॉमस रो के अनुसार जब भी बात होती थी तो बादशाह उससे व्यापार के बजाय घोड़ा, कलाकृतियां और शराब के विषय पर चर्चा करने लगता था। किंतु 3 साल तक लगातार अनुनय विनय के बाद सर थॉमस रो को इसमें सफलता मिली। मुगल बादशाह जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत ब्रिटिश और कंपनी के सभी व्यापारियों को उपमहाद्वीप के प्रत्येक बंदरगाह और खरीदने तथा बेचने के लिए जगह के इस्तेमाल की इजाज़त दी गई। बदले में यूरोपीय उत्पादों को भारत को देने का वादा किया गया था और यह तय किया गया कि कंपनी के जहाज राजमहल के लिए जो भी प्राचीन वस्तुएं और उपहार लाएंगे उन्हें सहर्ष स्वीकार किया जाएगा। कंपनी के व्यापारी मुगलों की रजामंदी से भारत से सूत, नील, पोटेशियम नाइट्रेट, मसाले तथा चाय खरीदते और विदेशों में उन्हें महंगे दामों पर बेचते और खूब मुनाफा कमाते थे। कंपनी की पूंजी का आधार व्यापारिक पूंजी था। कंपनी जो भी वस्तुएं खरीदती उसका मूल्य चांदी देकर अदा करती थी, जो उसने 1611 से 1843 तक स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में दासों को बेचकर जमा किया था। मुगल बादशाह जहांगीर ने थॉमस रो के माध्यम से जेम्स प्रथम को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा, आपके शाही प्रेम के आश्वासन पर मैंने अपने राज्य के सभी राज्यों और बंदरगाहों को एक सामान्य आदेश दिया है कि वह अंग्रेजी राष्ट्र के सभी व्यापारियों को मेरे मित्र के अधीन स्वीकार करें। वह जिस भी स्थान पर रहना चाहें उन्हें बिना किसी रोक टोक के स्वतंत्रता मिले। वह जिस भी बंदरगाह पर पहुँचें वहाँ ना तो पुर्तगाल ना ही कोई अन्य देश उनकी शांति को भंग करने की हिम्मत करे। वे जिस भी शहर में निवास करें, मैंने अपने सभी राज्यपालों और कप्तानों को आदेश दिया है कि वे उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्रता दें। वे अपनी इच्छा अनुसार सामान खरीदें, बेचें और अपने देश में लाएं। हमारे प्रेम और मित्रता की पुष्टि के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने व्यापारियों को यह आदेश दें कि वह अपने जहाज में सभी प्रकार की दुर्लभ वस्तुएं और मेरे महल के लिए उपयुक्त बहुमूल्य वस्तुएं लाएं। और आप मुझे हर अवसर पर अपने शाही पत्र भेजने की कृपा करें, ताकि मैं आपके स्वास्थ्य और समृद्ध मामलों में आनंदित हो सकूं, ताकि हमारी मित्रता परस्पर शाश्वत हो। जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।